हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके बारे में हम रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यहाँ पर बिगाड़ने का काम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी डेफिनेशन समझते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये क्या होती है यहाँ पर, WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, है ना, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO का मतलब क्या है यहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके अनुसार यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या है, वेल बींग ऑफ ए पर्सन, टोटल वेल बींग, टोटल वेल बींग ऑफ ए पर्सन, यानी पूरा जो पर्सन है उसकी टोटल वेल बींग होना, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी एस्पेक्ट्स में जो पर्सन है उसका वेल बींग होना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सभी एस्पेक्ट्स हैं, सभी एस्पेक्ट्स यहाँ पर कौन से होने वाले हैं, हाँ, सभी एस्पेक्ट्स कौन से होने वाले हैं, देट आर, पहला है यहाँ पर फिजिकल। ठीक है, पहला एस्पेक्ट कौन सा है यहाँ पर, फिजिकल एस्पेक्ट, यानी जो पर्सन है वो फिजिकली अच्छा होना चाहिए, उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सारे अच्छे से वर्क करना चाहिए, उसमें मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में ये तो हो गया फिजिकल, और फिजिकल के बाद में अगला है मेंटल, है ना। तो मेंटल लेवल पर भी जो पर्सन है वो वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, मेंटल लेवल पर कैसे, कि वहाँ पर वो किस तरह से सोच रहा है, क्या सोच रहा है ना, सही सोच रहा है गलत सोच रहा है ना, तो उसके बेसिस पर वो सही होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, यानी उसका जो ब्रेन है वो ठीक से काम करना चाहिए, वो सही तरह के विचार सोच सके, सही तरह की बातें बता सके लोगों को। ठीक है, इसके बाद में आगे जो अगला यहाँ पर एस्पेक्ट है वो कौन सा है आपके, बिहेवियरल, बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो पर्सन है उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए लोगों से, ठीक है, और गलत बिहेव नहीं करना है उसको, है ना। तो सही बिहेवियर रहेगा तो ही हम वहाँ पर उसको किस में कंसिडर करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, यानी जो पर्सन है वो अलग अलग जो एज ग्रुप के लोग हैं उन पर उसका कोई कमेंट नहीं होना चाहिए फालतू का। ठीक है, या ऐसे लोग जो बांझ होते हैं, जो इनफर्टाइल होते हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो उन पर भी वो कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों का बिहेवियर सही है, इसका मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है पर्सन। ठीक है, इसके बाद में जो अगला है वो कौन सा है यहाँ पर, सोशल। ठीक है, सोशल लेवल पर भी जो पर्सन है वो कैसा होना चाहिए, वेलबींग। सोशल लेवल पर कैसे होना चाहिए, जो पर्सन है उसका समाज में क्या रिलेशन है, लोगों से वो किस तरह से बात करता है। ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही हैं, सही से बात करता है, समाज में गलत काम नहीं करता है, सही मैसेज देता है लोगों को, ठीक है, तो और रिलेशन अच्छे हैं लोगों से, इसका मतलब सोशली वेलबींग है। और सोशली वेलबींग होना ये यहाँ पर किस में आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, तो पर्सन फिजिकली वेलबींग होना चाहिए, मेंटली वेलबींग होना चाहिए, बिहेवियरली वेलबींग होना चाहिए, सोशली वेलबींग होना चाहिए। और इस तरह से हम सभी एस्पेक्ट्स में अगर जो पर्सन हेल्दी है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना अपने लिए मुश्किल होता है, और मुश्किल क्यों होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने में यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो देखा होगा आप लोगों ने कि जो अ, बच्चे हैं, है ना, उन बच्चों की जो मैरिजेबल एज है उससे पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। और उनकी कम उम्र में शादी होने की वजह से वहाँ पर उन पर प्रेशर रहता है, ठीक है। जो उनके पेरेंट्स हैं वो उन पर नया बच्चा पैदा करने का दबाव डालते हैं कम उम्र में, है ना। और जो फीमेल है वो कम उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाती है, कम उम्र में शादी होने की वजह से, जिससे कि उसकी बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। और प्रिपेयर नहीं है तो फिर उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकती है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशली वो वीक हो सकती है, ठीक है। और उसकी जो भी एजुकेशन है, जो भी स्टडी है, वो सारी चीज़ छूट सकती हैं। और उससे क्या होगा, उसके मेंटल लेवल पर स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब वो टोटली कैसे होने वाली है, वहाँ पर फीमेल या जो भी मेल है वो टोटली मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिजिकली भी वो डिस्टर्ब होंगे, फिजिकली वेलबिंग नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकली भी वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, जो पर्सन है ना। नए बच्चा आ गया तो उसको पालना भी है, तो उसकी केयरिंग करना, है ना। और फिर वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको पैसे भी कमाने पड़ेंगे। तो कम उम्र में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर उससे जो पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं रह पाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कौन सी है यहाँ पर, मैरिज बिफोर मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज, ठीक है। मैरिजेबल एज से ही पहले शादी कर देना, है ना। और इसके बाद में ओवर पॉपुलेशन होना, है ना। ओवर पॉपुलेशन अगर है तो वहाँ पर भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर गलत इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो माँ या जो बच्चा है उसको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं के मिलने में कमी हो सकती है, ठीक है। तो घर में अगर ज़्यादा सदस्य हैं तो जो नया सदस्य आएगा उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, या माँ को सुविधाएं नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पर फिर उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद में और क्या है यहाँ पर, एसटीडीज, है ना। एसटीडीज का मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ठीक है। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, अगर किसी पर्सन की होती है तो फिर वहाँ पर उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पर स्पर्म्स या ओवम का प्रोडक्शन रुक सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है पर्सन में, ठीक है। और जेनाइटल से वहाँ पर वीक हो सकते हैं, कोई जेनाइटल है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो काम नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एसटीडी से होती हैं, और एसटीडी से जो पर्सन है उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और इनसे नहीं हो पाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद में जो अगली यहाँ पर प्रॉब्लम है वो क्या होने वाली है, मदर मोटिलिटी रेट, मदर मोटिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोटिलिटी रेट, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मदर मोटिलिटी रेट और इन्फेंट मोटिलिटी रेट अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी जो वहाँ पर पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं रह पाएगा, ठीक है। मदर मोटिलिटी रेट ज़्यादा क्यों है, अगर वहाँ पर उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी ठीक से, है ना, जो भी मेडिकल वहाँ पर सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो अगर ठीक से नहीं मिलती है, उसकी केयरिंग ठीक से नहीं होती है, तो मदर मोटिलिटी रेट ज़्यादा है। इसका मतलब जो पर्स वहाँ पर फीमेल है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं थी। और इसी तरह से इन्फेंट जो नया बच्चा जन्मा है और उस नए बच्चे जन्मे को भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। और उस वजह से भी जो पर्सन है वो जो इन्फेंट है वो मर रहे हैं, और उनकी जो यहाँ पर मरने की रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इन वजह से भी यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव करने में दिक्कत रहती है, ठीक है।
हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिनसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव करने में अ, व्यक्ति को दिक्कत आती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे, है ना। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो पर्सन अपना सकता है। ठीक है, स्ट्रेटेजीज टू अचीव स्ट्रेटेजीज टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो यहाँ पर जो हमने इससे पहले ये प्रॉब्लम्स जो भी बात की हैं, अगर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को अगर हम ठीक करने लग जाएं तो क्या हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम दूर करना चाहेंगे। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी में, और जिससे कि हम किसको अचीव कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको हम कैसे अचीव करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहला है सेक्स एजुकेशन। सबसे पहला क्या है, सेक्स एजुकेशन। ठीक है, जो लोग हैं उनको किसके बारे में पता होना चाहिए, जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और उनकी देखभाल कैसे करनी है ना, और उनको बीमारियों से कैसे बचाना है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, आपके सेक्स एजुकेशन में। और सेक्स एजुकेशन से जो पर्सन है वो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकता है। और हमारा यहाँ पर दायित्व बनता है कि हम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो रिप्रोडक्टिव जो सेक्स एजुकेशन है उसको हम स्प्रेड करें लोगों में। ठीक है, तो ये जो काम है वो कौन कर सकता है यहाँ पर, जो सेक्स एजुकेशन है उसको स्प्रेड कौन कर सकता है, यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा टीचर्स। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, है ना, जो बड़ी फीमेल्स हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर इस काम को कर सकती है। ठीक है, दूसरी फीमेल्स को बताकर, है ना। तो लोगों में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलेगी उतने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। ठीक है, और अवेयर होंगे तो वहाँ पर वो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो दूर रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज। ठीक है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। ठीक है, अगर हम एसटीडीज से बच जाएं, अगर किसी पर्सन के एसटीडी हो जाए तो फिर उस कंडीशन में हमें कैसे वहाँ पर उसका प्रिवेंशन करना है या उसको ठीक करना है, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। ठीक है, किसी के अगर एसटीडी हो जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे चलाना है। बहुत सारे जो लोग हैं वो एसटीडी होने के बाद जो डॉक्टर है उसको जाकर नहीं बताते हैं शर्म के मारे, है ना। तो इस कंडीशन में भी हम वहाँ पर उस लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और हेल्प करके वहाँ पर उसको एसटीडी जो बीमारी है उससे हम छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, उसको ठीक किया जा सकता है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर अगर किसी बीमारी से हम पहले से ही बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ पर एसटीडी से प्रिवेंशन करना चाहिए हमें। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम एसटीडी से बच सकते हैं हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। और यही जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों तक फैलानी है। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जो एसटीडी से बचा सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे लोगों तक इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो वो ज़्यादा अवेयर होंगे, और अवेयर होंगे तो वो किसको अचीव कर सकते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, है ना। इसके बाद में अगला है यहाँ पर अ, हाँ, मैरिज इन मैरिजेबल ग्रुप एज, मैरिज इन मैरिजेबल एज। ठीक है, जो शादी करने वाली जो उम्र है उसी उम्र में अगर वहाँ पर पर्सन की शादी हो, है ना, तो वहाँ पर फिर उस पर मेंटली प्रेशर नहीं होगा। उस समय तक वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है पर्सन। ठीक है, जो लड़का लड़की है मेच्योर होने लगते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वहाँ पर अच्छी तरह से रिएक्ट करता है उन कंडीशंस में। तो अगर मैरिजेबल एज में यहाँ पर शादी होती है तो फिर पर्सन को वहाँ पर
रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है, या कम चांसेस होंगे, और वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे अगला क्या है यहाँ पर, जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अच्छे होनी चाहिए, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स, ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए यहाँ पर, गुड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो वहाँ पर जो भी बच्चा जन्मेगा उसकी देखभाल अच्छी से होगी, माँ की देखभाल अच्छी से होगी, ठीक है, और प्रॉपर एसटीडीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जितनी भी मशीन वहाँ पर ज़रूरी हों हॉस्पिटल में वो सारी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो बीमारियां हैं उसका सही से हम डायग्नोस कर सकें, ठीक है, और बच्चे को भी हम वहाँ पर चेक कर सकें फीटस की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, जितनी भी मशीनें हैं, ठीक है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद में और क्या है यहाँ पर, अगला है यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज़, है ना। सेक्स अब्यूज़ का मतलब किसी को उसके जो सेक्स है अ, उसके बेसिस पर उसको गाली गलौज करना, है ना, लड़के को गाली गलौज करना या उसको गलत बोलना, ठीक है, इनफर्टाइल कपल को गलत बोलना वहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेक्स अब्यूज़, है ना। और इसके बाद में जो सेक्स रिलेटेड क्राइम है ना, उसका भी प्रिवेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्स अब्यूज़ एंड जो सेक्स रिलेटेड क्राइम है, सेक्स रिलेटेड क्राइम, जो भी सेक्स रिलेटेड क्राइम है उनका प्रिवेंशन होना चाहिए, या सेक्स अब्यूज़ का प्रिवेंशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर नहीं होंगे तो पर्सन वहाँ पर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में और क्या है यहाँ पर, यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं, वो जो पेरेंट्स या जो कपल है वो बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करके भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है, वहाँ पर जैसे कोई कपल है उसको बच्चा नहीं चाहिए, अभी ये माँ तैयार नहीं है, कोई प्रॉब्लम चल रही होगी माँ के, ठीक है, या फीमेल के, तो उस कंडीशन में अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो फिर वहाँ पर उसके लिए खतरा है, ठीक है। उसमें एनीमिया हो सकता है, बॉडी में वीकनेस आ सकती है, तो उसको क्या करना है, प्रेगनेंसी को रोक कर रखना है, तो रोकने के लिए बर्थ को रोक के रखना पड़ेगा, यही है ना। तो कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो अगर उनका यूज़ किया जाता है तो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दो बच्चों में गैप रखना है, तो गैप रखने के लिए भी हम बर्थ कंट्रोल पिल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में यहाँ पर अपनी जो सरकार है, सरकार के द्वारा भी यहाँ पर स्ट्रेटेजीज फॉलो की जाती हैं। क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की जाती हैं, जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग मीडियम से लोगों में इंफॉर्मेशन फैलाती रहती है, कैसे कैसे तरीक़ों से, यहाँ पर ऑडियो के द्वारा, ठीक है, जैसे रेडियो में वहाँ पर कुछ जानकारी आती है ना, कि हमें कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, एसटीडी से कैसे बचना चाहिए, मेरिजेबल जो एज है वो कौन सी है, ठीक है, ये बहुत सारी जानकारी दी जाती है अपने जो टेलीविज़न है या रेडियो है उसमें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट और पोस्टर्स में जो कि हॉस्पिटल्स में लगे हुए रहते हैं, वहाँ पर भी लोगों को अवेयर किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं वो भी ये काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो
हम अपने लेवल पर भी अपना सकते हैं और सरकार भी इस पर काम कर रही है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम आपके, फैमिली प्लानिंग, है ना, फैमिली फैमिली प्लानिंग। ठीक है। और ये जो फैमिली प्लानिंग है, ये इसमें क्या किया गया यहाँ पर कि खाना खिलाने वाले यानी ज़्यादा देखभाल करने वाले होंगे, ठीक है, अपनी केयरिंग अच्छी से करेंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, ज़्यादा कमा कर देंगे। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे जिनकी वजह से वो ज़्यादा बच्चे करते थे। ठीक है। और तो इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर वहाँ पर जो कंडीशन है, फैमिली कंडीशन, वो बिगड़ती जाती है ना। तो अब इतने सारे बच्चों को पालना मुश्किल होता है ना। तो अब सरकार ने क्या किया भाई, अगर ऐसे ही बच्चे पैदा होते रहे तो ये तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे आगे, और उससे महंगाई बढ़ेगी। तो फिर सरकार ने क्या किया, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया कि भाई अब जो भी फैमिली वहाँ पर बच्चे करती है तो वो कितने करती है, उनको समझाया गया कि भाई आप ज़्यादा पे बच्चे करोगे तो फिर उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है। लोगों को वहाँ पर केवल दो बच्चे ही पैदा करने के लिए बोला गया। ठीक है। और समझाया गया कि यहाँ पर दो बच्चे क्यों क्यों सही है। ठीक है। आपकी फैमिली पर कम बच्चे होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो ये फैमिली प्लानिंग में इस प्रोग्राम में किया गया, है ना। और ये कब स्टार्ट किया गया यहाँ पर, इनिशिएटेड इनिशिएटेड इन 1951। ठीक है। 1951 में स्टार्ट किया गया इसको। और इसके बाद में एक प्रोग्राम और है, आरसीएच प्रोग्राम, है ना, आरसीएच प्रोग्राम। और ये जो आरसीएच प्रोग्राम है, आरसीएच प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इसमें यहाँ पर किस पर जोर दिया गया, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, और जो बच्चा है उसकी हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो जब माँ प्रेग्नेंट होती है वहाँ पर, फीमेल, ठीक है, उस समय उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे सही रखना है। ठीक है। चाइल्ड, जो वहाँ पर बच्चा पेट के अंदर है ना, और जो बच्चा जिसका जन्म हो चुका है उसको कैसे हेल्दी रखना है, ये सारी चीज़ें किस में कंसिडर की गई, आरसीएच में। और इसके अंतर्गत आगे जो हॉस्पिटल्स हैं, है ना, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो यहाँ पर इम्प्रूव की गई। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आरसीएच प्रोग्राम है, इसको कब लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1997। ठीक है। 1997 में स्टार्ट किया गया। और एम क्या रखा गया इसका, टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मदर मोटिलिटी रेट, एंड मदर मोटिलिटी रेट। ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कब हम अचीव कर सकते हैं, यानी इन्फेंट और मदर मोटिलिटी रेट को हम कम कैसे कर सकते हैं, वही हॉस्पिटल्स की सुविधाओं को बढ़ाना। ठीक है। लो, माँ में अवेयरनेस पैदा करना। ठीक है। और बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल कैसे करनी है, पहले वहाँ पर खुद की देखभाल कैसे करनी है, कैसे डाइट लेनी है, जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई आरसीएस प्रोग्राम में। ठीक है। हम्म। इसके बाद देखो हम आगे डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक क्या है अपना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, एंड बर्थ
कंट्रोल। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको हमें स्टेबलाइज करना है, उसको थोड़ा सा रोक कर रखना है। ठीक है, तो किस तरह से हम रोक कर रख सकते हैं? अगर यहाँ पर कुछ आप रिकॉर्ड्स को देखो, है ना, तो जैसे हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो कब कितनी थी यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 19th सेंचुरी में कितनी थी यहाँ पर आपके 2 बिलियन, है ना, कितनी थी ये 2 बिलियन। और फिर उसके बाद में जो 2000 है, 2000 तक ये कितनी हो गई आपके 6 बिलियन हो गई, है ना। और इसके बाद में जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो 2011 में कितनी हो गई 7.2 बिलियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 100 साल हैं, 100 साल में यहाँ पर 2 बिलियन से 7.2 बिलियन पहुँच गई। इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो 100 सालों में बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर बढ़ी है। ठीक है, और इतनी तेज़ी से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी है तो भाई बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जैसे कि वहाँ पर शेल्टर की कमी होना, है ना, किस में कमी होना यहाँ पर, स्केर्सिटी ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फूड। ठीक है, फूड में कमी हो सकती है ना, लोगों को वहाँ पर प्रॉपर फूड नहीं मिल सकता, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा शेल्टर में यानी जो रहने की जगह है उसमें कमी हो सकती है अगर इसी तरह से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती रही आने वाले समय में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो कपड़े हैं उनमें भी कमी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों की कमी हो सकती है। ठीक है, सेम कंडीशन आप इंडिया में भी देख सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, कैसे देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में यहाँ पर 1947 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 350 मिलियन, 350 मिलियन, यानी कितनी थी यहाँ पर 35 करोड़। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 2011 में कितनी हो गई 1.2 बिलियन, है ना, 1.2 बिलियन हो गई, यानी यहाँ पर 125 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 35 से 125 करोड़ पहुँच गई, यानी केवल ये समझ लो आप 50 सालों में ही इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, और इतने कम समय में पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। यहाँ पर लगभग अब 90 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अब इतने कम समय में इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, तो आने वाले जो 100-200 साल होंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और इन सभी जो कंडीशंस हैं या इनसे क्या होने वाला है, जो फूड है, शेल्टर है और जो क्लोथिंग है, कपड़े हैं, उनमें कमी आने वाली है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ह्यूमन की। ठीक है, अगर उसको सरवाइव करना है तो। ठीक है, और देखो कारण क्या है यहाँ पर, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका कारण क्या है, जो कोज क्या है इसका। देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर हाई रिप्रोडक्शन, है ना, जो लोग हैं वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने लग गए। ठीक है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने लग गए, और इसके बाद में रिडक्शन इन हाँ मदर मोटिलिटी रेट, रिडक्शन इन मदर मोटिलिटी रेट। ठीक है, यानी मदर मोटिलिटी रेट में यहाँ पर गिरावट आई है, क्योंकि हेल्थ कंडीशंस अच्छी हो रही हैं। तो पहले क्या होता था कि बच्चा पैदा करते समय माँ की डेथ हो जाती थी, और अब अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिससे कि माँ को बचाया जा सकता है या बचा लिया जाता है। ठीक है, तो मदर मोटिलिटी रेट कम है, और इसके अलावा जो इन्फेंट मोटिलिटी रेट है उसमें भी गिरावट आई है, तो ज़्यादा बच्चे अब सरवाइव कर पाते हैं।